हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ रहे होंगे। क्या कह दिया भैया, पढ़ाई तो नहीं हो रही है तो पढ़ते रहिए, कुछ तो भी करिए। मैं भी तो मदद कर रहा हूँ, तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हमने पिछले टर्म्स तक ये बात कर ली है, पिछले लेक्चर्स तक, कि चार्ज क्या होता है, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। मतलब हमने चार्जेस की पूरी पीएचडी कर दी, चार्जेस के बारे में लगभग पूरी पीएचडी कर ली अपन लोगों तक। दो चार अच्छे क्वेश्चन भी किए हमने, शायद दो किया कि तीन किया, दो या तीन किए हैं। उससे अच्छा क्वेश्चन मिला नहीं था मुझे, मैं करा सकता था लेकिन मुझे मिला नहीं था। वो आपके बोर्ड लेवल तक बहुत ही सही है। तो अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें इस पूरे लेक्चर में कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होंगी, लेकिन जो कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तो बातें करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि अपना जो सिलेबस है वो कैसे चलेगा। ये जो अपना पूरा फर्स्ट पेपर है वो पूरा का पूरा स्टडी ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड रहेगा पूरा। ये आप देखेंगे शुरू से लेके अंत तक, जब अगर बुक ओपन करेंगे तो उसमें पूरा हर जगह आपको चार्जेस ही चार्जेस दिखेंगे। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपका जो कूलॉम्स लॉ है वो कैसे कैसे क्या होता है, हम उसके बारे में देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। काफी लोग तो उसके मैग्नीट्यूड को ही रट के बैठ जाते हैं कि जो फोर्स होता है वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है और उससे उनके क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो हम उस भाई मैग्नीट्यूड रटने से कुछ नहीं होता, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। उस प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफी लोग छोड़ देते हैं, काफी चीजें छोड़ देते हैं। तो आप उसको ना छोड़िए, बुक्स में लिखा रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। काफी कबार तो अच्छे क्वेश्चन उसकी प्रॉपर्टीज से ही बन जाते हैं। मैं मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं लूंगा, एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो बिना मैग्नीट्यूड का रहेगा, लेकिन आप देखिएगा वो क्वेश्चन अच्छा रहेगा बिना मैग्नीट्यूड का। मैं बिना एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लगे ही आपसे ये क्वेश्चन वो करवाऊंगा, और आपको अच्छा भी लगेगा। वो क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं पीछे गया था देखने की वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हमारा जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। हमें इसमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसा कि नाम में ही लिखा है कि ये इलेक्ट्रो है और मैग्नेटिज्म है, यानी यहाँ पे हम पूरा ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। आपने टेंथ में तो पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा आपका समझिए कि ये 2-3 महीने चल सकता है। अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊँ तो 2-3 महीने चल सकता है। अगर मैं जेई नीट या लेवल का पढ़ाऊँ या अच्छे से आपको पढ़ाऊँ, पूरा निचोड़ दूँ आपका, तो ये जो चीज़ है ये आपको 2-3 महीने का मटेरियल है ये, शायद नहीं कंफर्म। जो इलेक्ट्रो, अच्छा ठीक है इसलिए बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। ये है स्टडी ऑफ चार्जेस, इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस। इसमें हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। और चार्जेस भी, अब देखो कंडीशन होंगी, हम देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है। अब देखो चार्जेस को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मान लेते हैं कि इसमें 3 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। पहला है कि जब आपका चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज एट रेस्ट, तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है जो आपका पार्टिकल है, जो आपका चार्ज है, सॉरी, वो चार्ज इज इन मोशन, इज इन मोशन। अब देखिए मोशन दो टाइप्स का होता है, कि वो कांस्टेंट मोशन कर रहा है या एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। तो अगर वो कांस्टेंट मोशन कर रहा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, वो क्या कर रहा होगा, ये कांस्टेंट मोशन कर रहा है या वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी चार्ज जो है आपका एक्सीलरेटेड है। ये तीन है, तीन ही तो है भाई। चार्ज को हमने देख लिया, चार्ज ऐसे प्रॉपर्टी शो करेगा। चार्ज रेस्ट में तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, चार्ज को थोड़ा सा चला दिया तो क्या प्रॉपर्टी होगी, चार्ज को पहले कांस्टेंट मोशन से चलाया और उसको एक्सीलरेटेड मोशन से चलाया, देखा उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। ये तीन, अगर चौथी कोई हो तो फिर आप कमेंट करके या मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो देखा गया कि ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यानी यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी नॉन जीरो है। और जब हमने इसको मोशन कराया तो हमने देखा कि जो अपना कांस्टेंट मोशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा था, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, ठीक है, बड़ा नहीं लिख रहा है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
और जब एक्सेलरेटेड मोशन हमने कराया तो हमने पाया, जब हमने चार्ज को एक्सेलरेटेड मोशन से चलाया तो हमने ये पाया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा है, साथ में ये एनर्जी को भी रेडिएट कर रहा था, एंड रेडिएट्स एनर्जी एंड रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। ये वेव है। अच्छा, वेव के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक चर्चा कर दूं क्या? देखिए, वेव जो है वो बेसिकली क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करती है। वेव बेसिकली एनर्जी कैरी करने का एक सोर्स है। चाहे आप साउंड वेव ले लो, चाहे आप लाइट वेव ले लो, ये लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट होता है। चाहे आप हीट ले लो, जैसे कि अब देखिए कुछ वेव्स होती हैं जो हमको दिखती हैं, कुछ हमको सुनाई देती हैं, कुछ हमको महसूस होती हैं। वेव ये है, एवरीथिंग इज वेव। मैं बोल रहा हूँ, आप अब क्लास होती तो फिर यहाँ पे समझ पाते। जैसे कि यहाँ पे तो आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसका कैसे एग्जाम्पल है तो कम्युनिकेशन में चला जाता है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ, आप मैं बोलता हूँ और सामने, अगर मैं क्लास होता मानता हूँ सामने आप लोग बैठे हो, तो अगर यहाँ पे क्लास होती तो फिर मैं बोल रहा होता, आप सुन रहे हो तो डायरेक्टली, भाई सुन कैसे रहे हो? तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मीडियम है और यहाँ से यहाँ तक वेव ट्रेवल की, क्या ट्रेवल की? वेव। और जो वेव ट्रेवल की वो एनर्जी लेके गई, वो यहाँ से यहाँ तक आपके कानों तक एनर्जी लेके गई। मैं बोला आपको लगा आपके कानों तक गई, ईयर में पड़ी और आपको लगा कोई राक्षस बोला, है ना? ऐसे राक्षस जैसी मेरी आवाज़ भी है, बहुत तो बेकार सी आवाज़ आती है, मुझे ऐसा लगता है। और आप लाइट वेव भी है, आप किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तभी दिखता है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है। अब लाइट गिरती है तो वो लाइट एक वेव ही है, एनर्जी लेके आती है। लाइट एक एनर्जी ही तो है, वो एनर्जी लेके आती है, वो हमारी आंखों में पड़ती है, बिना मीडियम के वो चल जाती है। कभी अगर आपने तवा गर्म होता है, घर में होता है, रोटी जब मम्मी सेक लें, तो मम्मी तो सेकती हैं, मेरी तो मम्मी सेकती हैं और दीदी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो तवा है आपका गर्म हो, आप उसके ऊपर गर्म हाथ चिपको, ऐसा चिपको नहीं, आप उसको थोड़ा सा ऊपर रखो, आपको फील होगा गर्मी, गर्माहट महसूस होती है। तो बेसिकली वहाँ पे हीट वेव आती है। तो हमने 3 टाइप्स की वेव को डिस्कस कर लिया है, एक दिखने वाली, एक सुनने वाली और एक महसूस होने वाली। तो ये वेव्स बेसिकली कैरीज एनर्जी। तो एनर्जी वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे, वो अलग एक्सेप्ट है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना? अभी तो ये काफ़ी पढ़ते हैं। अभी इसमें बात करते हैं कि इसमें अगर होता तो इसमें चैप्टर डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रो 1 और इलेक्ट्रो 2। मेरे हिसाब से चलो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये बुक्स में नहीं होता, ये हमने बनाया है। और अगला है आपका कैपेसिटर। एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रो 1 में और इलेक्ट्रो 2 में, जैसे आपने देखा होगा कि इसमें क्या होगा कि आपका जो शुरुआत से लेके कैपेसिटर तक चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है। शुरुआत से कैपेसिटर तक जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड रहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो कांस्टेंट मोशन वाले हैं वहां से आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, EMI पढ़नी है, AC पढ़ना है। कुछ छूटा हो तो फिर माफ करिएगा, शायद इतने तो पढ़ना है। और अगला यहाँ पे हमको ये कंबाइन स्टडी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। यहाँ पे हम लोग ऐसे ज़्यादा नहीं चलते, यहाँ पे एक अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। एक चैप्टर लास्ट में आप देखेंगे, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं। तो बेसिक स्टार्ट तो यही करेंगे, और वो भी इलेक्ट्रो 1 करते हैं, मतलब कूलॉम्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर आज समझिए, आज शुरू हो रहा है। तो बेटा ये था तो कंप्लीट समरी। ये इतना हमको शायद पढ़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है। पूरा फर्स्ट पेपर यही है। सेकंड पेपर आपका ऑप्टिक्स आता है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आता है, उसमें हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले तो इतना नोट कर लीजिए, मिटा दिया हो तो फिर वीडियो पीछे करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, चलिए आइए, तो अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, पहले हेडिंग डाल देते हैं, फिर बात करते हैं कि इसके बारे में। कूलॉम्स लॉ, तो हमने ये देख लिया है कि अगर अपने पास दो चार्जेस हों, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव
निगेटिव। तो हमने देखा ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। अरे बार बार प्यार और दुश्मनी थोड़ी ना लिखूंगा मैं। और यहाँ पे देख रहे थे अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। इनके बीच में क्या था, कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन था, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन था। अब कितना है वो देखा हमने, वो हमें बताया कुलॉम्स ने। जो यहाँ पे कुलॉम्स लॉ है, ये क्या है, बेसिकली एक लॉ है। लॉ मतलब नियम, नियम मतलब रूल, जो हमें मानना है। एक लॉ है जो कि हमें मानना है। उसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी जो करता है उसको हम लोग को समझा ही नहीं पाते हैं। लॉ है भाई, लॉ का कोई भी प्रूफ नहीं होता है, वह एक्सपेरिमेंटली आता है। इन्होंने पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो ये चीज आई होगी। भाई आपने काफी लॉस पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आप मुझसे आगे पूछ लो कि ये मैग्नीट्यूड F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता क्यों है, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने इनसे जाके पूछो। भाई काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, टॉर्जन बैलेंस से इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे, उन्होंने पढ़ा था, चीजों को समझा था, उन्होंने अपनी लाइफ दी, तब इनका नाम यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा भी नाम आ सकता था, है ना। लेकिन जब ये लोग ये कर रहे थे तो हम लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो कर रहे थे, वरना यहाँ पे शायद हिंदुस्तान का नाम, मतलब हिंदुस्तानी नाम है। चलिए उसको सब खैर वो सब छोड़िए, लेट्स कंप्लीट करता है। हाँ, तो अब देखिए कैसे देखा गया। मैं वहाँ पर मैं बेसिक आपको मतलब फील दिलाने की कोशिश करूँगा, ऐसा सच में है ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सच्चाई में हो रहा हो, लेकिन मैं आपको बस फील दिलाऊंगा कि चीज़ों को ऐसे मतलब आपको ताकि समझ में आए। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक, देखो इसमें हम लोग पहली बात तो मैग्नीट्यूड, चलो यहाँ देख लेते हैं। अपने पास बेसिकली यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2, ऐसे बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब हमने क्या किया, अब हमने देखना है कि फोर्स, अच्छा ये दोनों भी सेम चार्जेस के, सेम नेचर के हैं, सेम नेचर मतलब रिपेल करेंगे। अच्छा रिपेल कर रहे हैं, ओ हो भाई साहब बहुत बढ़िया। अच्छा जब रिपेल कर रहे हैं तो ये किधर जाएगा, तो क्या कैसे करेंगे, तो हमने इसको पकड़ लो। अरे भाई इसको पकड़ लो, ये जिधर जाए फोर्स इसकी वजह से उसको उधर ही तो लगा। इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, वो जिधर भगा फोर्स इसकी वजह से उस पर उधर ही तो लगा। तो जब हमने छोड़ा, इसको पकड़ा, तो हमने देखा इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इसके ऊपर फोर्स देखना था, सेम चीज, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ दो। भाई जिधर फोर्स लगे उधर ही तो ये जाएगा। सॉरी वो शायद हिल गया है, मैं देख लेता हूँ, सही है। तो इसको पकड़ो, इसको छोड़ दो, जिधर ये भगा, और देखा हमने इधर भगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये लिखा क्या है, F21 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये बेसिकली ये है कि पहले की वजह से दूसरे पे फोर्स कितना लगा, और F12 आप खुद लिख सकते हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये मतलब। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों का मास हम लोग सेम ले लेते हैं, ऐसा ऐसा, बहुत बढ़िया, मास सेम ले लिया। अब इसके ऊपर फोर्स लगा, इसको से पकड़ के रख लो, वो उधर भगा, उधर भगा तो एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन होगा तो हमको फोर्स पता चल जाएगा, F इक्वल टू ma से हमको पता चल गया। हमने फिर देखा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, ये भी इधर भगा, इसकी वजह से भी ये भी एक्सीलरेट हुआ, वेलोसिटी आई, एक्सीलरेट हुआ। हमको पता चल गया कि भाई साहब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ओ हो, हमको फोर्स पता चल गया कि इसके ऊपर ये F12 की, F2 की। मजेदार बात तो तब हुई कि हमको पता चला कि जो F12 का मैग्नीट्यूड है वो F21 के बराबर आया। ऐसा कैसे कह दिया, अरे भाई मास सेम लिया है, एक्सीलरेशन सेम आ गया, F इक्वल टू ma ही तो होता है। जब भाई एक्सीलरेशन सेम तो मास सेम, एक्सीलरेशन तो फोर्स भी सेम लगी होगी। अरे भाई साहब नहीं आया, अरे इतना सिंपल तो बता रहा हूँ। ये एक जितने एक्सीलरेशन से ये गया उतने एक्सीलरेशन से ये गया, दोनों का मास अभी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है फिलहाल। F इक्वल टू m में चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जितने एक्सीलरेशन से उधर वो गया उतने एक्सीलरेशन से इधर ये आया। और जब देखा गया कि इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम है, तो F12 और F21 तो सेम आया, आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। यानी जो भी यहाँ पे हमको पता चला कि जो फोर्स है वो सेम नेचर में और अपोजिट लग रही है। जो फोर्स है वो उसका नेचर तो सेम है, लेकिन वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हमें जो पता चला कि भाई साहब जो फोर्स है ऑन टू डिफरेंट चार्जेस, वो एक तो
सेम मैग्नीट्यूड का है और उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो मोशन है ये, अच्छा पहले तो पता चला कि आपसे पूछ ही लेता हूँ, क्या हमको कुछ लगा, अरे हमको फील हुआ भाई साहब डिफरेंट बॉडीज पे लगा, जो फोर्स है वो डिफरेंट बॉडीज पे लगा, वो भी इन अपोजिट डायरेक्शन में लगा, डिफरेंट बॉडीज पे लगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा और सेम मैग्नीट्यूड का था। तो क्या ये कहीं पे हमने पढ़ा है? हाँ पढ़ा तो है ही, मैं याद दिलाता हूँ, भूल गया तो। क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ है? क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ है? अरे भाई ये न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो है, ये तो स्टेट करता था, याद है ना, कि एक्शन रिएक्शन पेयर। तो हमको ये पता चला कि जो फोर्सेज हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। यहाँ से हमको पता चला कि जो फोर्सेज हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। देखना इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो मैं अब देखना, बिना अभी मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है, बिना मैग्नीट्यूड लिए हम लोग इस पर सवाल कर सकते हैं। कैसा सवाल देखिए, एग्जाम्पल क्या दिख रहा है? मैं तो परेशान रहता हूँ, दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। तो जो क्वेश्चन है आपका वो है ये कि यहाँ पे हमने लिया एक 2 कूलम का चार्ज और उसके ऊपर जो उसका मास है वो 2 kg का है, और यहाँ पे हमने लिया 4 कूलम का चार्ज और उसका जो मास है वो 4 kg का था। अच्छा दोनों को भी हमने रेस्ट में छोड़ दिया, t=0 पर रिलीज कर दिया, एट t=0 हमने रिलीज कर दिया इनको। तो ये वाला इधर भागेगा और ये वाला इधर भागेगा। अरे भाई भागेगा नहीं भागेगा, भाई फोर्स इधर लगी तो इसकी ये चार्ज इधर भागा, ये इधर भागा। तो हमें ये दिया है कि कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल है ये इधर जा रहा था, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड 4 कूलम की। तो जो इधर भागा इसकी वेलोसिटी क्या होगी बता दो। मैंने कभी भी, ये मैकेनिक्स है, प्योर मैकेनिक्स दूसरे दी मैंने, प्योर मैकेनिक्स पढ़ा है। अगर इसको मैं पूरा सिस्टम मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, देखना अच्छा लगेगा। ये प्योर मैकेनिक्स है। अच्छा इस पूरे सिस्टम पे देखो, एफ नेट क्या 0 है, अपोजिट डायरेक्शन में, कोई बात नहीं है, इसको एक सिस्टम मान लो क्या इसके ऊपर कहीं बाहर से फोर्स लगा नहीं, तो एफ नेट 0 है। तो क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी पी इनिशियल इसका 0 और पी फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो पी फाइनल की वैल्यू कितनी, 10 × 4 - 2 × v। लेट्स सॉल्व इट। कितना आएगा, 10 4 40 = 2v। तो v की वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकेंड। क्या सही है, देख लो 40/2 20 मीटर पर सेकेंड सही है। यानी जो ये वाला पार्टिकल है ये 20 मीटर पर सेकेंड से इधर भागा। हाँ अच्छा लगा सवाल, तो नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को देखते हैं। इसके मैग्नीट्यूड को देखने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर लेता हूँ कि जब इतनी चीज़ें देखा गया कि बहुत बढ़िया चीज़ है, एक चीज़ नोट पॉइंट है, मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां ये हैं, कमी आपकी ऐसी कुछ है कि हमने देखा, एक साइंटिस्ट ने देखा, हमने एक साइंटिस्ट ने देखा, उसने लिख दिया कि बहुत, उसने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की, बहुत खुश हुआ। एक साइंटिस्ट ने देखा, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व की और वो बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब क्या, और मैंने वो पढ़ा। तो उनके हिसाब से बोला गया कि मैंने को ऐसा क्वेश्चन दिया, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा था मैंने पढ़ा, और मैंने ऐसा क्या लिखा, वो स्टेटमेंट कह रहा था कि दो बॉडीज पे जो फोर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है और अपोजिट डायरेक्शन का रहता है, और अपोजिट डायरेक्शन का होता है। ये देखो मैंने कर दिया भाई साहब। उन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड वैसे सेम रहेगा और इन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, बॉडीज पे इन अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। सॉरी। तो क्या बताओ ये सही है? आप सोच के बताओ क्या ये सही है? मैं तो अभी भी सच्चाई से बहुत दूर हूँ, मैं तो भाई इसके नजदीक भी नहीं है। तो पहले बताओ मैंने जो पढ़ा है क्या उसके हिसाब से मैंने सही किया है? भाई मैंने सही तो किया है, जो जो उन्होंने बोला था हर एक स्टेप मैंने अप्लाई किया है। तो साइंटिस्ट को लगा हाँ
मैंने कुछ तो गलती की, तो उसने फिर से अपनी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया। उन्होंने ये बोला, साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो है ही, लेकिन जो इसका जो फोर्स है वो एक्ट करती है लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। ये जो फोर्स है ये तो पहले सारी कंडीशन तो अप्लाई थी। उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स है ये अब लगेगी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। अब मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में, मतलब पहले भी सेम डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगी, देखो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन इस बार उन्होंने अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और बोला कि जो ये फोर्स है वो एक्ट करेगी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। जो ये चार्जेस हैं इनके लाइन को ज्वाइन करके लगेगा। अरे देखा भी तो यही था, ये कहाँ से आया इसमें कंफ्यूजन। देखा भी तो यही था कि भाई साहब ये जो फोर्स है ऐसे ही लग रही, इसको पकड़ो इसको छोड़ो उधर भागा था, इसको पकड़ो इसको छोड़ो वो इधर भागा था, यही तो है। तो बहुत बढ़िया। तो क्या, अच्छा ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो भी मैंने डिस्क्राइब किया, वो क्या, इन फोर्सेस को हम लोग सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। नहीं पढ़ा? सेंट्रल फोर्सेस की पूरी भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है, वो लाइन ज्वाइनिंग एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडीज होता है, यहाँ पे बॉडीज चार्जेस तो चार्जेस बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो ऐसी फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपनी कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपनी सेंट्रल फोर्सेस है। तो हमें पता चला जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो सेंट्रल फोर्स है। अभी आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे इस जो चार्ज है, जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन वीडियो ही पॉज हो गई थी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये फोर्स इसका मैग्नीट्यूड, हमें तो पहले ये पता है कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और देखा गया कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q2 एंड इस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चलो ये लिख लो। और जो फोर्स अपनी निकल के आई वो प्रोपोर्शनल थी Q1 Q2 बाई r²। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई r²। अब मैं हर 2 मिनट में सलाह पीछे जाऊंगा, चल रहा है। तो अच्छा देखो ये कैसे लिखा गया, हमने क्या किया, एक को पकड़ा और दूसरे को चेंज किया। इसको डबल किया तो फोर्स भी डबल, इसको ट्रिपल किया तो फोर्स भी ट्रिपल, इसको हाफ किया तो फोर्स भी हाफ हो गई। लेकिन यहाँ पे 1/r² पे हमने कैसे देखा, जैसे ही हमने डिस्टेंस को आधी की तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गई, और डिस्टेंस को डबल की तो फोर्स 1/4 घट गई, चौथाई घट गई। तो हमें ये पता चला। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल हमने करके ये लिखा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने के यूज किया, जहाँ पे जो के है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। और यहाँ पे ε0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, जो भी आप जानते हैं, आपकी सुविधा अनुसार आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। एयर में थोड़ी सी वैल्यू में डिफरेंस आता है लेकिन वो छोड़ दो। और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन की होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यहीं से आया, भी बताता हूँ कैसे आया था, ठीक है। तो ये इतनी बातें होती हैं। ये आपका फोर्स है। ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है या वैक्यूम है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। ये जो डिपेंड करता है, जो एप्सिलॉन ये जो है ये मीडियम की परमिटिविटी होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। नहीं तो सुना ही होगा, डायरेक्टरी कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये तो काफ़ी सुना हुआ होगा, आपका शब्द होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं के बारे में। तो अब मान लीजिए यूनिट ऑफ के अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पहले के को सब्जेक्ट बना के इसको एक फॉर्मूला लिखेंगे, F(r²) अपॉन Q1 एंड Q2। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड फर्दर फ्रॉम हियर वी कैन डिराइव द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो वो आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया।
आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा, ये आपके मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा रही होगी। तो अब मैं थोड़ी सी फोर्स के और प्रॉपर्टीज के बारे में बातें कर लेता हूँ कि जो फोर्स है, पहली बात ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस में आती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में आती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा है ना, अरे हम 11th में हमने दो फोर्सेस पढ़ी होती है, पहला कंजर्वेटिव फोर्स होती है, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। ये तो पढ़ा था, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। और ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता था। फोर्स ये क्या है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी मीडियम चेंज करने पे जो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता था, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इतनी बातें क्लियर है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसको छोड़ के आप जहाँ पे इसको लिखे हैं वहां पे लिख दीजिए बाद में चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। ये अभी का टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, आपको वो बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया जो फोर्स है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी है, टी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इतनी चीजें पढ़ी है और आपको याद भी होनी चाहिए, भूलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक और प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, नाम है सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, ठीक है, जो है हमारे पास सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है। अच्छा, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, तो पहले एक कहानी से समझते हैं। अपने पास मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है, एक माइनस Q2 चार्ज है। अभी इन दोनों में प्यार होगा, आराम से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे दोनों जो दोनों ये सिस्टम है, इसमें आराम से बहुत ही कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव का फोर्स होगा दोनों में। तो अब पहले हम बात करते हैं Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा। तो Q1 के ऊपर फोर्स लगा अट्रैक्टिव, वो भी इधर की तरफ, जिसके जो मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, Q1 के जीवन में एक और चार्ज आया Q3, Q1 के जीवन में एक और चार्ज आई, इसको बोला गया माइनस Q3। अब Q3 भी इसको प्यार करेगी, जो माइनस ऑफ Q3 है वो भी इसको प्यार करेगी, और फोर्स हमको पता है ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो अब ये आइडियल लाइफ है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अब ये आया तो इसकी वजह से इसके प्यार के ऊपर क्या फर्क पड़ा, बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ Q3 है। जो फोर्स आई, जो नई फोर्स आई, ये नेट फोर्स Q1 पे तो चेंज हुई, लेकिन इसकी वजह से Q2 और Q1 के बीच में जो प्रेम था वो कभी भी कम नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आई बातें, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जो वहां पे शोर था मैं उसको थोड़ा सा कम करने गया था। तो जो Q3 है उसके आने से Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स हुआ वो कम नहीं हुआ। यही वो प्रिंसिपल कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। यानी जो अगर मैं लिखना चाहूँ कि F नेट कितना होगा, तो हो जाएगा वेक्टर सम होगा कि F on 1 due to 2 प्लस F on 1 due to 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अगर मान लीजिए n चार्जेस होते मान लो, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 प्लस ऐसे दे देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, ऐसे मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इतना आपको समझ में आ जाए आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपके जो क्वेश्चन है अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। इसको नोट करिए और इसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे शुरुआत में थोड़े से। और पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं लूंगा एक चार्ज है दो माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम के बीच का सेपरेशन है, कुछ लिया है, ऐसे फोर्सेस मैं नहीं कराऊंगा। आप निकाल सकते हो, एकदम लल्लू टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, वो आप कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आए हो तो भैया कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो करके जाओ, ठीक है। तो मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने सारी चीजें लगभग इसके बारे में पढ़ ली, अब क्वेश्चंस करते हैं ताकि कॉन्फिडेंट आ जाए। और क्वेश्चंस प्रॉमिस करिए आप भी प्रैक्टिस करेंगे।
नहीं तो आप यहाँ से ये क्वेश्चंस कर लीजिए। आप अपनी आपके पास जो भी बुक है या एलएन की जो भी आपके पास डीपीपी पड़ी है, डी मॉड्यूल्स पड़े हैं, वहाँ से आप उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिएगा, प्रॉमिस करिए। नहीं तो ये जो पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाएगा और आप इन सब चीज़ों को याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप ट्राई करिएगा शुरुआती में, भले ही अभी ना लगे लेकिन आप ट्राई करिएगा। ठीक है, कुछ तो लगेंगे ना, एक आध नहीं लगेंगे, एक आध तो लगेंगे। या अपनी बुक देख लीजिएगा अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है 12th की। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जेई में आया हुआ है, जेई मेंस में आया हुआ था। एक चार्ज Q1 है जो कि, और एक चार्ज Q2 है। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर का है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर का है। अब देखिए, अब सुनिएगा, और ये वैक्यूम में रखे हैं। अभी इतना लीजिए, ये वैक्यूम में रखे हैं, ये वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखे गए हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। आप नोट करिए। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ और अपने मार्कर को इंक पिलाता हूँ। हो गया, सॉल्व हुआ। यहाँ पे Q1 और Q2 का वेरिएबल ले सकते हो। तो अगर F जो है, अगर आप बात करते हैं फोर्स मिनिमम कब होगा, हमको जो पता है, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को। आपको R गिवन है और K गिवन है, यानी Q1 Q2 तो मैक्सिमम होना चाहिए, Q1 Q2 तो मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, सॉरी मिनिमम होना चाहिए। और Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, E। अरे भाई हमने पढ़ा था ना, स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट कितना है, E तो प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा K स्क्वायर। ये फोर्स मिनिमम का मैग्नीट्यूड है। दिस इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ दे आर अलाउड टू डू सो। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लें, और उसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी 1 मीटर में। आप कुछ वैल्यूज आप चेंज हो सकती हैं, सेंटीमीटर में हमने वैल्यूज देखी थी। हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे इसमें टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये शायद बोल्ड, ये पूरा का पूरा बोल्ड लेवल का है। ठीक है, लास्ट में 2-4 अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कंबाइन रहेंगे आगे पिछले चैप्टर से, वो अच्छे बच्चों के लिए हैं। ये भी सिर्फ सभी के लिए है, इसको आपको सभी को आना चाहिए। तो ये कैसे, मान लेता हूँ क्वेश्चन से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मानना है आपको। इसकी ये साइड बराबर ये साइड, ये बराबर ये साइड। इसके वर्टाइसेस में मैंने Q का चार्ज रखा है। तो अब आपको बताना है कि किसी एक पर आप बता दो कि नेट फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने मैसेज भी किया था भाई, अगर ये बेसिकली अब आपको वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो ही आपको ये सॉल्व होगा। तो मैं करता हूँ। तो अगर बात करते हैं, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा। ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अच्छा, ये जो फोर्स है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए ले सकते हैं। हाँ, अब बोलते भैया दिए नहीं थे आप, तो ले लेते, कौन सा इसमें बड़ी बात, मैंने तो ए ही लिया है। तो यहाँ पे जो फोर्स अगर मैं लिखता हूँ इसके वजह से जो मैग्नीट्यूड है, तो वो हो जाएगा KQ स्क्वायर, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसकी वजह से भी इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड फोर्स रहेगा वो हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। खत्म, इलेक्ट्रिसिटी खत्म। वेक्टर की बारी आ गई है। ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर फोर्स एक लग रहा है F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक फोर्स F इधर लग रहा है, ये 60 डिग्री है। तो F नेट क्या होगा ये आपको बताना है। वेक्टर चैप्टर आता है तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी आपको वेक्टर की थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँ तो, लेकिन आप समझिए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, तो R की वैल्यू होती है F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सही लिख रहा हूँ। तो R की वैल्यू हो जाएगी 2F स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर विच इज √3 टाइम्स ऑफ एफ, यानी इतना फोर्स लगा, जो नेट फोर्स है वो इतना लगा, और इसकी डायरेक्शन एकदम बीच से जाएगी। ठीक है, मैं अभी क्वांटम में आपको कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ठीक है, तो अपने पास है, मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, आप पैरेललोग्राम या कोई सा भी ले लीजिए, और इनके बीच का एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट होता है उसका हमको वो बीच से आता है। कैसे? एक ऐसा इमेजिनरी, आप कंप्लीट करो पैरेललोग्राम, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो ऐसा कुछ होता है, वो कुछ ऐसा होता है, उसको बोलते हैं आर, और इस आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √(a² प्लस ऑफ b² प्लस ऑफ 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। ये रिजल्टेंट आपका वेक्टर है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये उसके मैग्नीट्यूड होती है। इसमें कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ये हो जाती है अल्फा, डायरेक्शन tan अल्फा हम लोग निकाल लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू निकाल लेंगे। मैं बताता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, फिगर मेरा थोड़ा सा कम अच्छा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और ये क्या है? ये तो बी है ना। देखो, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। क्या बोल रहा हूँ समझो, अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो मैं इस वेक्टर को इसी के अलाउंग ऐसे यहाँ पे रख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ बिना डायरेक्शन चेंज किए, ऐसे ही इस वेक्टर को आगे ऐसे, इस जिस लाइन के अलाउंग मैंने रखा है, ये जो वेक्टर है ऐसा, ये जो वेक्टर है ऐसा, इसके अलाउंग मैं आगे पीछे और इसके अलाउंग कहीं भी रख सकता हूँ। सिंपल सा आप ये समझिए, इसका मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर को मैं इस, अगर ये किसी एक प्लेन है, ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन में मैं कहीं भी रख सकता हूँ विदाउट उसकी बिना, लेकिन कंडीशन है कि उसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने इसको देखो इसके पैरेलली तो चेंज किया और डायरेक्शन में चेंज नहीं की है, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और एक चीज़, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जो आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आने वाला है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, क्या क्या पढ़ा दे रहे हो भैया। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि कंपोनेंट मतलब क्या है कि कोई एक डायरेक्शन है और कोई एक वेक्टर ऐसा है ए, और वो उस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो बोला जाता है कि उस डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है वो उसका रेजोल्यूशन कितना होगा, उसका पार्ट कितना होगा, तो उसका पार्ट तो इतना ही होगा, और जो वैल्यू निकल के आती है cos थीटा। आपने कहीं काफ़ी बार किया होगा, ये किया होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किया, थोड़ा तेज हो रहा है क्या? ये रेक्टेंगुलर आपने कंपोनेंट किए होंगे कि एक वेक्टर ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक वेक्टर ए है, इनके बीच का एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है, तो आपने किया होगा, इसको बोलेंगे ए कॉस थीटा और इसको बोलेंगे ए साइन थीटा। जिसने पढ़ा होगा उसको ही पता होगा, तो मैं उसके लिए एक ट्रिक बताना चाहूंगा। अब देखो, कॉस थीटा और साइन थीटा में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एकदम क्लियर कर लो कि जिधर से एंगल बन रहा हो उधर को देना है कॉस थीटा। हमेशा अगर आपको जिस डायरेक्शन में आपको वेक्टर का कंपोनेंट करना है, अगर उस डायरेक्शन और उसके वेक्टर के बीच का एंगल पता हो तो आप उसका कंपोनेंट निकाल सकते हो। क्या बोला, समझना है। जैसे ये वेक्टर है, इस एंगल से एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो कॉस थीटा। ये वेक्टर इस वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा, दे दो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ए कॉस 90 माइनस थीटा, क्या सही तो है? 90 माइनस थीटा इसको कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। समझ में आया? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ट्रिक भी याद रख सकते हो कि जिधर भैया जिसका जो एंगल दिया गया हो उसको बोलते हैं कॉस थीटा। ये हम इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता और इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। वेक्टर अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, यानी इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं वेक्टर चैप्टर का वीडियो डाल दूंगा,
अगर आपको समझना है आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, यानी इसका जो भी इफेक्ट है वो ये अपना इफेक्ट इस पर नहीं डालेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है। जैसे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, तो ए कॉस थीटा करिए, ए साइन थीटा करिए। साइन थीटा ऐसे आया है, किसी भी वेक्टर को अगर उसकी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट करना है तो आपको उस वेक्टर और उसके बीच की डायरेक्शन का एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता हो, एंगल ये पता हो, आप इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर बना सकते हो। दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये बी है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर ऐसी वाली लेंथ उसको बोल देंगे बी साइन थीटा। तो बस क्लियर हो गया। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, ये ट्रायंगल, ये। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, बी साइन थीटा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना क्योंकि हम लोग लेंथ ही ले रहे हैं, और बेस कितना, ए प्लस बी साइन थीटा। दैट्स इट। अब उसको याद रखने का भी तरीका होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, सही बता दे रहा हूँ। जैसे कि tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस। tan की वैल्यू कितनी, साइन अपॉन कॉस। अब देखो अल्फा कहाँ से लिया है, ए से लिया है, ए यहाँ पे एडिशन में आएगा, और बी से आप लेंगे तो बी आपको ये आएगा। चलिए की आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज को सुनो कि tan अल्फा की क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा होगा भाई। tan की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एंगल किससे लिया है, ए से लिया है। ट्रिक ऐसे जिसको कॉन्सेप्ट याद है उसको ट्रिक याद हो जाएगी, जिसको रटना है उसको थोड़ी ना रट पाएगा, तो कंफ्यूज रहेगा। हमें अगर तुमको ये डेरिवेशन याद है तो आप आराम से सोच सकते हो, उसके लिए ये बता रहा हूँ। tan की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहले तो ये लिख लिया। अब एक एडिशन में आ रहा है वो आप चूज कर लो, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन में आप दे दोगे ना। tan की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखी। अब एंगल ए से लिया गया तो ए पॉजिटिव, ए ऐड कर लो और बी कॉस थीटा को मल्टीप्लिकेशन में डाल दो। तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए लगता है इतनी चीजों में ही। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो वेक्टर है, 11th में पढ़ाया जाता है ना, आपको अच्छे से। अगर आपको नहीं आता तो इसके पीछे दो रीजन है, या तो आपको अच्छे से पढ़ाया ना गया हो, या तो आपने अच्छे से पढ़ा ना हो। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है कुछ में। नोट कर लीजिएगा जो भी चीजें हैं उसको आप समझ लीजिएगा, बुक उठा के आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बात कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर है, हमको पता चल गया कि ये बी है, ये ए है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट में, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहाँ पे ए और बी को हमको क्या रखते हैं, हम लोग ए और बी में क्या रखते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं, उसकी लेंथ रखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन नहीं, लेंथ ही तो आ रही है। और इसकी डायरेक्शन ये निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये है, ये tan अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ से एंगल पूछ ले और ये एंगल बीटा है, तो अब मैं लिख रहा हूँ देखो tan बीटा। अब tan बीटा की, tan की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंगल कहाँ से लिया है, बी से लिया है, तो बी को एडिशन में डाल दो प्लस ए को मल्टीप्लिकेशन में डाल दो। ये मैग्नीट्यूड बार बार लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, वह एंगल निकल के आता है। डायरेक्शन को जोड़ो घटा सकते ही नहीं है, क्या उत्तर को आप जोड़ लो दक्षिण में, जोड़ते थोड़ी ना है भाई, वो मीनिंगलेस बात है कि आप नॉर्थ को जोड़ रहे हो साउथ में। तरीके क्या बोल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलूँ नॉर्थ को जोड़ो साउथ में, क्या है मतलब, क्या है, बोलेगा पगला आ गया, ऐसा क्या बोल रहा है, हम पगला आ गया, बावड़ा हो गया, बोलेगा बावड़ा हो गया। इधर देखो, ये समझ में आया, आया कि नहीं आया, ये होता है। अच्छा, इसमें कुछ केसेस होते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप रट लो उसको, मैं डिस्कस करूंगा तो बाद में। अगर मान लीजिए यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ए इज इक्वल टू बी, बहुत यूज होगा, अगर ए इज इक्वल टू बी आ गया, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया, तो जो फोर्स का जो एफ नेट आता है, जो मतलब रिजल्टेंट आता है, वो होता है 2a cos थीटा बाई 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ये याद रखो, ये लर्न
भाई जब मैं इसको वेक्टर में पढ़ाऊंगा तो भी बोलूंगा इसको रट लो, अभी अभी बोलो रट लो। तुम्हें डेरिवेशन नहीं याद रखना, तुम्हें ये याद रखना फॉर्मूला 2a cos θ/2। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता हो और वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और जो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा बीच से जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी θ/2। मतलब क्या है, यानी एकदम बीच से जाएगा। अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्स, अभी इसी में मान लेता हूँ, एक फोर्स है ऐसे, एक फोर्स है ऐसे, दोनों का बीच का एंगल है 60 डिग्री, ये एफ है, ये भी एफ है। तो जो रिजल्टेंट आएगा मैं लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट आएगा 2f cos 60 डिग्री बाई 2, that will give us 2f cos 30 यहाँ पे। तो 2f इंटू √3/2, 2 से 2 मारा, √3f ही तो आया, पिछली बार भी ये था। और एकदम बीच से जाने का मतलब क्या है कि वो एकदम 30 डिग्री है, 30 डिग्री है नहीं, लेकिन मान ली इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, 60 डिग्री लगेगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये ऐसा है, यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो ऐसा लगेगा। यानी इस, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि शायद वीडियो के लिए काफी लंबी हो रही है। तो ये √3f है, यानी इसके ऊपर मतलब इन सभी को लगेगा कि इनकी तरफ जो फोर्स है वो ऐसा लग रहा है, इधर कोई खींच रहा है √3f, इनको ऐसा लगेगा कि √3f से इस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है। ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। क्लियर है? कोई सा भी अगर आपको समस्या है तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिटाऊं, ये मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अब मैं मिटा के आपको बता सकता हूँ इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये पहला टाइप था पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स, और ये पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बन सकते हैं। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बता रहा हूँ। सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, बाकी उसमें ज्योमेट्री आ जाएगी। एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स आफ्टर इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक और खत्म हो गया, थोड़ा सा वेक्टर बता दिए, अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बन सकते हैं। अब मान लो मैंने वहाँ पे ट्रायंगल लिया था, यहाँ पे एक स्क्वायर ले लूँ, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लूँ जिसकी लेंथ a है फिर से, और मैंने a इसके कॉर्नर पे ऐसा रख दिया, फिर से क्यू चार्ज। क्या मैं पूछूँ इसके ऊपर बता सकते हो? सिंपल है, बता दोगे। इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और इसकी वजह से इसके फोर्स इधर लगेगा। करना तुमको है, मैं नहीं करूँगा। और ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, मैंने ज्योमेट्री बता दी है। अब इसमें भी और क्वेश्चंस कर सकता हूँ, जैसे कि ये वही स्क्वायर है, बन नहीं रहा है सॉरी, ये वही स्क्वायर है, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू। अब इसको मैं माइनस क्यू बोल दूँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में आएगा फोर्स। मतलब मैं मान लूँ अब इसके ऊपर फोर्स, क्यू के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, इसके ऊपर फोर्स क्यू के ऊपर इधर, इधर, और इसके ऊपर इधर लगेगी। और अगर मैं मान लूँ इस क्यू के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर। अगर मैं इसी में पूछ लूँ कि ये क्वेश्चन है और इस पे यही माइनस क्यू है, यही प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से इस पूरे सिस्टम में इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो आप बोलोगे ये इस प्लस क्यू पे एक फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये एक फोर्स इधर लगेगा। एवरीथिंग इज नाउ ज्योमेट्री एंड वेक्टर। एंगल पता हो जाएगा, ये 45 होगा। अब सिमेट्रिकल से इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉल्व कर सकते, मैं उसको आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अब वहाँ पे फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है। और अब इसमें देखिए काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, मैं आपको सेंटर पर रख के दे दूँ, सॉल्व करिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसी में बना दूंगा। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, मैंने सेंटर पे कोई चार्जर रख दिया है, इनके एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, बॉडी सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो भी हो, यहाँ पे कोई चार्जर रख दिया, तो आप बस सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। ऐसे ही एक सवाल बन सकते हैं, दो की अनंत, ऐसे अनंत सवाल बन सकते हैं। मुझे कॉन्सेप्ट पता हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें लग रही हैं। पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, थोड़ा सा फॉर्मूला, फिर वेक्टर लग रहा है, और बाकी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे मैं ले लूँ आपको एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ले लूँ, यहाँ पे फोर्सेस आप बता सकते हो। खुपच 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 खुपच, ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है।
ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, सॉरी छोटा भाई तो चिल्ला रहा था। तो रेगुलर हेक्सागन है, और ये जो रेगुलर हेक्सागन है यहाँ पे मैं ऐसे चार्जर रख दूँ, अब इसमें अनंत सवाल बन सकते हैं यार, मैं पॉलीगन ढेर सारे ले लूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने पहले ही कहा था आपको कि इसके लिए आपको वेक्टर की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर वेक्टर नहीं आता तो आपको जो क्वेश्चंस हैं ये टफ लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म होगी ना, वेक्टर ही आ गया है। वेक्टर के बाद थोड़ी सी ज्योमेट्री भी आती है कि आपको एंगल पता हो, इसलिए देखो सिमेट्री वाली लिया हूँ, यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन लिया हूँ। अब ये नहीं बता रहा मैं, आप खुद कर सकते हो। एवरीथिंग इज नाउ यस वेक्टर एंड ज्योमेट्री, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो खत्म हो गई। चलिए तो फिर पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।